उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद और अशरफ अहमद जो उसका भाई था वो शनिवार रात काल्विन अस्पताल के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए काल्विन अस्पताल ले जाया गया था और उसी वक्त 10 राउंड फायर किए गए। अतीक की कनपट्टी से सटाकर एक गोली मारी गई। अज्ञात वाहनों से आए हमलावरों ने सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद समर्पण कर दिया। घटना के बाद जिले की सीमा को सील कर दिया गया। मौके पर आरएएफ को भी बुला लिया गया। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल की मीटिंग हुई जो खत्म हो गई है और डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा समेत पुलिस के आला अधिकारी मीटिंग से बाहर आ गए हैं। माना ये जा रहा है कि कुछ अफसरों पर गाज गिर सकती है इस पूरे मामले पर और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि प्रयागराज में हालात नियंत्रण में लाने के लिए 5 आईपीएस अफसर भेजे जाएंगे। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस अफसरों के साथ बैठक में लिया गया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जहां सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो हुआ है वो सही हुआ है, वहीं जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव जो कि सपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी ओर जो है ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करा है और मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। उन्होंने लिखा है, मैं उत्तर प्रदेश में बेशर्म अराजकता और कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूँ। ये शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह के गैरकानूनी कृत्यों का हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। इसी के साथ ही मायावती ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि गुजरात जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेशपाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। तो ये ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको बता दें कि अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है जो एआईएमआईएम प्रमुख हैं और लगातार अब इस पर सियासत भी गरमाती जा रही है कि आखिर जो हुआ है वो कितना सही हुआ है, क्योंकि एक तरफ उमेशपाल हत्याकांड होता है जिसमें अतीक अहमद जो माफिया है उसका पूरा परिवार शामिल रहता है, उस पर कार्रवाई की बात की जाती है, लगातार गिरफ्तारियां होती हैं। खुद अतीक अहमद को साबरमती जेल से जो है वो हाई सिक्योरिटी के बीच प्रयागराज लाया जाता है सुनवाई के लिए। उसके भाई जो बरेली जेल में बंद था उसे भी पूरे कड़े सुरक्षा घेरे में प्रयागराज लाया जाता है सुनवाई के लिए और कोशिश की जाती है कि जो यहाँ पर शक जाहिर किया गया था कि एनकाउंटर हो सकता है उसे कहीं ना कहीं झूठा साबित किया जाना था और यही वजह थी कि सुरक्षा में जो है कई सारे पुलिसकर्मी लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब कल रात को करीबन 10:30 बजे जो है काल्विन अस्पताल में लाया गया दोनों को, अशरफ और अतीक अहमद को, और यहाँ पर मेडिकल होना था दोनों का। उसी वक्त जब मीडिया से मुखातिब ये दोनों हो रहे थे, एक व्यक्ति बगल से आता है और सीधे अतीक अहमद की कनपट्टी पर शूट करता है और उसके बाद 10 राउंड लगातार फायर किए जाते हैं और
पुलिस जो है वहां पर खड़ी रहती है, पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ और उसके बाद जो है वो सरेंडर कर देते हैं तीनों अपने आप को। और ये कोई जो है बहुत पेशेवर ही शूटर्स हैं, लेकिन उम्र इनकी काफ़ी नहीं है, 18, 22, 23 साल की इनकी तीनों की उम्र बताई जा रही है। और ये भी जुर्म की दुनिया में अपना एक नाम बनाना चाहते थे, मुकाम हासिल करना चाहते थे, और यही वजह है कि इस बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और अब मिली-जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इसमें सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है, क्योंकि इतने दशकों का जो कहर था अतीक अहमद का, जो साम्राज्य उसने बना रखा था उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है उसकी हत्या से। लेकिन कईयों का ये भी मानना है कि जो हुआ है वो संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ है, वो गलत तरीके से किया गया है, जिस पर सजा होनी चाहिए। और हमारे संवाददाता संदीप द्विवेदी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, कल जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद सिर्फ प्रयागराज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया और सतर्कता पुलिस को बरतने की बात कही गई है। अगर अभी की अपडेट की बात की जाए तो आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? तब से हमीरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और कल बीती रात से ही जो आरोपी है सनी था, उसके घर पर चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है, पूरा छावनी बना के रखा है कुरारा कस्बे को। और लगातार उसके साथ जुड़े हुए जो उसके साथी हैं या उसके परिजन, उनको लगातार ढूंढने का काम भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एसओजी की टीम भी गठित कर दी गई थी, क्योंकि आरोपी कमरों का है और पुलिस की गिरफ्त में भी है। जैसा की जानकारी सूत्रों से मिली है कि 2016 में पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई थी और उस समय सुंदर भाटी भी हमीरपुर जिला कारागार में था, तो उस समय इसकी मुलाकात सुंदर भाटी से हुई है। तो उसके मुलाकात के बाद से ही इसने एक नया कदम रखा है दहशतगर्दी की दुनिया में। जी, अगर संदीप बात की जाए, जो सनी है, क्या हिस्ट्री उसकी रही है और जिस तरीके से ये पूरा तलाश अब चल रही है, उसके करीबियों से पूछताछ की जा रही है, उसके घर पहुंचा जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था और कब से, अगर सनी की बात की जाए, अपने घर पर कब से मौजूद नहीं था, कितने समय से जुर्म की दुनिया में वो सक्रिय है? मैं आपको बता दूं कि ये जब नाबालिग था कि जुए के केस में इसको पुलिस ने पकड़ा था, उसके बाद से धीरे धीरे इसको और इसने बड़े क्राइम करना शुरू कर दिए। चोरी हुई, डकैती हुई, लूट हुई, इस तरह के कई संगीन अपराध, लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले कुरारा थाना क्षेत्र में इसके खिलाफ पंजीकृत है। क्योंकि शुरुआत में घर के लोगों ने इसको समझाने का और दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन जब इसके सर से माँ बाप का साया उठ गया तो ये पूरी तरह से फ्री हो गया और जेल में ही इसके संबंध कुछ गलत लोगों के साथ हो गए और उसने अपना एक नया नाम बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आज दोहरा हत्याकांड में जो सनी आरोपी है, उसने इतनी बड़ी साजिश रची और जो आज उत्तर प्रदेश जिससे दहला हुआ इतनी बड़ी घटना से, उसमें सनी की छोटी सी उम्र का एक नया नाम सामने उभर कर हमीरपुर जिले से। जी संदीप, अगर बात करें बाकी 2 आरोपियों की जिन्होंने ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो सनी से कैसे मिले थे? क्या लिंक बताया जा रहा है तीनों के बीच में और किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी कि जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद को लाया जाएगा उसी वक्त गोली चलाई जाएगी? ये प्लानिंग किस तरीके से की गई थी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पड़ोसी जनपद बांदा का रहने वाला लवलेश तिवारी है, वो भी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा हाईलाइट रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि इनका जुड़ाव हुआ है। चूंकि तीनों ही लड़के हैं, नाबालिग थे उस समय, आपराधिक शुरुआत इनकी हो चुकी थी और सोशल मीडिया के माध्यम से इनका आपसी में जुड़ाव हुआ है। उसके बाद इनकी प्लान हुई और बताया ये भी जा रहा है कि संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश कुमार राय जी हैं, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, थैंक यू। राजेश जी, जो कल हुआ वो कितना सही कितना गलत, क्योंकि आप जो है पूर्व आईपीएस हैं, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं कि कहाँ चूक रह गई है? ये सिक्योरिटी इशू है या फिर कुछ और? नहीं, एक चीज तो ये थी कि जो अभियुक्त थे अतीक और अशरफ जी, ये लोग जो हैं वो पुलिस कस्टडी में थे जी, और रिमांड पे लिए गए थे। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको सुरक्षा प्रदान करते और उनको सुरक्षित पूछताछ करने के बाद फिर वापस न्यायालय के आदेश से वापस उसको जेल में डालते। ये तो नियमानुसार होना चाहिए था। जी।
लेकिन जिस तरह से ये एक वारदात हुई और जिस तरह से एक योजना बना करके इन तीनों किलर्स ने उनको रास्ते में मारा, जी वो बहुत सोचनीय है और पुलिस के लिए भी एक बड़ा भारी चैलेंज है और गलती है। मैं इसको मानूंगा कि उनका बिल्कुल फॉल्ट है इसमें। जी और उन्हें वो कुछ चीजें और थी जो वो कर सकते थे, जो आजकल वैसे थोड़ा सा होता है। जी कई बार पुलिस वाले भी मीडिया के दबाव में आ जाते हैं और इसमें चूंकि खास तौर से बार बार इनका अतीक का बार बार ये कहना था कि मुझे जो कुछ मदद मिल रही है मीडिया से मिल रही है, मीडिया की वजह से मैं आज जीवित हूँ, मीडिया ने मुझे बचा रखा, नहीं तो पुलिस जी ने पहले ही कुछ कर दिया होता। जी तो मीडिया को देख करके वो मीडिया से आकर्षित होते थे और जैसे ही उन्होंने मीडिया को देखा रुक गए। और इधर जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग में वो भी मीडिया का इंतजार कर रहे थे, मीडिया का हिस्सा बन करके खड़े थे जी या शामिल हो गए जा करके वहाँ। जी जहाँ उनको मिला कि 8-10 लोग 5-7 लोग मीडिया के इकट्ठा हो गए, वहाँ पे उन्होंने पहुंच करके इस घटना को दिया। जी और नतीजा आप देखिए कि ऐसी अच्छी प्लानिंग थी, प्लानिंग तो ये बहुत ही सुंदर किस्म की प्लानिंग दिखाई पड़ती है, जी जिसमें उन्होंने रैकी किया, प्लान करने के बाद जो सारा इंसिडेंट है वो मीडिया के कैमरों में उसकी कवरेज हुई पूरी की पूरी, यहाँ तक कि जो उनके द्वारा मारना और उनका सरेंडर करना भी। अगर वो हो सकता है कि इतनी मीडिया ना रही होती तो जैसा लोग उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि पुलिस ने अगर कहीं जब भी उसको मौका लगता तो मार भी देती उन लोगों को, लेकिन वो सब भी ऐसा कैमरों के नजर के सामने हुआ कि पुलिस वाले उनको वहां पर पकड़ने के बाद कोई और अगर चीज करना चाहते तो कर भी नहीं सकते थे। तो ये जो प्लानिंग हुई इसको बचने का केवल एक तरीका मेरी नजर में आता है कि जब 17 लोग थे उनके पास में, वो गाड़ी से उतरने के बाद जी अगर उन्होंने मीडिया की तरफ वो बढ़े तो पुलिस का काम था कि मीडिया की तरफ से हटा के सबसे खींच करके सबकी नजर बचा करके उनको विस्क करके वहां ले जाते जहां वो ले जा रहे थे। जी तो अगर वो ऐसा करते तो फिर जो वो प्लानिंग थी वो सारी की सारी फेल हो गई होती। जी लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो मीडिया में जाना चाहते थे, उन्होंने मीडिया में जाने दिया। और जब मीडिया से किसी को कोई खतरा तो होता नहीं, आमतौर पर पुलिस जो है वो मीडिया से खतरा नहीं समझती है। जी और वहां पर जब वो बैठ करके वो बातचीत करने लगे तो उस बातचीत में पुलिस वाले रिलैक्स हुए और उस रिलैक्सेशन में इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी कि उन्होंने अपने सारे माइक वाइक नीचे डाले, असला निकाले और फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग भी इतनी डेडिकेटेड थी और मतलब टारगेटेड थी कि उन दोनों के अलावा किसी को नहीं लगी गोली जो। और अगर वो गोली अगर मान लीजिए इस तरीके से चलाते कि बिल्कुल जो है वो धुआंधार चलाते दाहिने बाएं, तो उसमें तो हमारे जो प्रेस के जो मित्र हैं उनके लिए भी खतरनाक बात थी, उनके लिए भी उनका भी हादसा हो सकता था। जी और फिर सर, उसके आपने बाद यहाँ जो पर है कहा कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से बहुत कुछ चीजें की जा सकती थी। आपके लिहाज से उस वक्त जो सिनेरियो था उस वक्त पुलिस ने जो किया, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ सरेंडर यहाँ पर कर चुके थे तीनों आरोपी, क्या उसके अलावा भी और कोई पोटेंशियल तरीका था वहाँ पर स्थिति को मैनेज करने का? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस वाले वहां पर किसी स्टेज पर अगर इन लोगों के लिए गोलियां चलाते जी तो उन गोलियों से निश्चित रूप से जो पत्रकार बंधु थे, जो भीड़ थी वहां पे, प्रेस की भीड़ थी, उनके घायल होने की, क्रॉस फायरिंग में या डेथ होने की बहुत संभावनाएं थी। जी तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने किया, देखिए एक तो जो पहला रिएक्शन था वो तो एक जिसे कहते हैं ना कि उस तरह का रिएक्शन था जो जर्क रिएक्शन था कि जब लगातार धड़ धड़ फायरिंग शुरू हो गई तो आदमी पहले अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, कवर लेने की कहीं जहाँ पे हो। जी तो वो जो इनिशियल रिएक्शन था उस रिएक्शन में तो वो अपना काम कर दिया उन्होंने। और जब तक पुलिस वाले संभले तब तक उन्होंने अपना हाथ खड़ा करके वो नीचे गिर गए, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और जो डैमेज हो सकता था उस डैमेज से बचाया। लेकिन ये भी नहीं होता अगर वो प्रॉपर ढंग से जो है उनको बचा करके हर जो कोई जरूरी थोड़ी था कि वो प्रेस से बात करते। जब वो वैन में थे, जब प्रिजन वैन में थे तो बात कर लेते थे, लेकिन जब इस तरह से सड़क पे निकल के अकेले जा रहे थे, पर्याप्त फोर्स था, तो उनको लेकर के वहां से सीधे विस्क करके, जिसे कहते हैं ना कि प्रेस से बचाते हुए उनको लेकर के निकल जाना चाहिए था जहाँ वो जा रहे थे अस्पताल में और या उनको पहुंचाने के लिए। तो ये चूक तो हुई और जिसकी वजह से लोग सस्पेंड भी हुए हैं। अच्छा सर, ये और समझना चाहेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो जितने भी आरोपी हैं उन्होंने जेल में ही ये पूरी साजिश की थी और कहीं ना कहीं जो उन्हें असलहे मुहैया कराए गए थे वो वहीं से कराए गए थे। तो ये जो जेलों में आजकल कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं, हत्या या मर्डर या जो है एब्डक्शन की जो पूरी साजिश रची जा रही है, क्या नहीं लगता कि जेलों में भी किसी तरीके की सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए, कोई मॉनिटरिंग वहां पर की जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे हिंदुस्तान के हम लोग की जो जेलें हैं वो जेलें इन लोगों के लिए बिल्कुल जो है सैरगाह हैं। जी
और अभी आपने देखा बांदा की जेल का हाल सुना आपने, आपने बरेली की जेल के हाल सुनी, जहाँ से कि जेल से बैठ करके ये सारी साजिश जो है उमेश पाल की जेल में बैठ करके हुई। वहां से जो है बात करके और एप्पल फोन के माध्यम से लोग बताते हैं कि वहां पे कब सारी साजिश हुई। वहां जो है वो पूरी मुहैया कराई जाती थी, जो है उनकी पत्नी आकर के और उनसे प्राइवेट में अकेले मिलती थी। तो अभी तो एक तरीके से जेल जो है वो तो सैरगाह हो गई ना, सुरक्षित है, खाना मिलता है, खाना मर्जी का मिलता है, मिल सकते हैं लोगों से, तो वो तो एक तरीके से सुरक्षित शहरगाह हो गई, सुरक्षित शरणगाह हो गया, और वहां से बैठ करके अपना साम्राज्य भी चला सकते हैं। ये हमारे जेल की ये खामियां हैं, हमारे सिस्टम की खामियां हैं। एक बार होना ये चाहिए कि जेल में, अगर विदेशों में मैंने देखा कि जो देखता हूँ मैं कई जगहों पे जो हाई सिक्योरिटी जेल्स है वहां पर किसी के निकट पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। वहां पर जो सजाएं हैं उनमें सजा जोड़ करके ऐसी दी जाती है कि 2-2, 250, 300 साल की सजा होती है, और वहां से जो अभियुक्त है वो उसकी डेड बॉडी ही बाहर निकलती है। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, अपने यहाँ तो जो फांसी वाला होता है वो भी 10 साल तक लटकता रहे और छूट ही जाए बाद में। तो जो उस तरह का जो जेल का सिस्टम है वो तो है। और जहाँ तक इनकी बात है, अभी कहीं किसी अभी मैं पढ़ रहा था, जो न्यूज में कहीं देख रहा था, कर रहा था कि इनमें से एक शायद मेरा ख्याल है सनी है कोई, ये जो है वो मेरठ वगैरह में उधर कहीं जेल में रहा और उनके साथ जो है वो भाटी गैंग का सदस्य बन गया है ये। तो अब जो बड़े गैंग्स है जब उनके संपर्क में ये नए लड़के आते हैं तो उनको लगता है कि इनको तुम्हारा गैंग बढ़ाने का हमको मौका मिल रहा है, इनको लगता है हमको एक जो है बड़े आका का संरक्षण प्राप्त हो गया, तो उन्हीं के माध्यम से ये वारदातें कराते हैं, उनके माध्यम से फिर ये वसूली कराते हैं, उनके माध्यम से इनको हायर्ड शूटर के तौर पर इनका इस्तेमाल करते हैं। उनके गैंग की ताकत बढ़ती जाती है, इनको लगता है कि नहीं मेरी ताकत बढ़ रही है, और इस प्रोसेस में जो क्राइम बढ़ता जाता है। जी। तो ये जो है, ये जो मैंने कहा ना कि जो ये सारी जो साजिशें, जो गैंग जो है वो जो जेल है, जेलों में गठबंधन हो जाते हैं, वो कि किसी गैंग का था, कोई किसी गैंग का था, कोई नया है, वहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है, वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, ये सारी चीजें वहाँ पे हो रही है जेल में। उसका दुष्परिणाम तो सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। ये हुआ जेल में है, इनके संबंध आपस में जेल में बने हैं, और ये तो जांच का विषय है। देखिए जांच में क्या बातें निकल के आती है। जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी पूर्व आईपीएस राजेश कुमार राय से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने ये माना है कि यहाँ पर पुलिस की जो सुरक्षा थी उसमें कहीं ना कहीं खामी है, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पुलिस द्वारा की जा सकती थी, वहाँ पर स्विफ्टली जो है मीडिया की नज़रों से बचाकर उन्हें जहाँ पर ले जाया जा रहा था वहाँ लेकर जाया जा सकता था, और अगर मीडिया से बाइट दिलवानी थी तो जिस वैन में वो लोग मौजूद थे वहाँ पर भी बाइट दे सकते थे, जैसे हमेशा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत बड़ी चूक कहीं ना कहीं जो रिलैक्सेशन पुलिस की तरफ से दिया गया वही जो है हावी पड़ गया दोनों में। किस तरीके से अब ये पूरा मामला देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं और जो विपक्ष में हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर? ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है। सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी एक शेंद है, क्योंकि जब काफिला चलता था अरशद का उनका, तो उसे अक्सर देखा जाता था कि पुलिस के सैकड़ों जवानों के साथ लगातार चलते थे, लेकिन जब मीडिया के सामने रूबरू होने का समय आया तो पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी उसके साथ थी, और तो उस समय मीडिया के रूप में जो हमलावर आए हुए थे उनके पास पूरा टाइम था, प्री प्लान था, क्योंकि वो रैकी कर चुके रोकना चाहूंगी संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो कल हुआ है? आप क्या उसे सही मानती हैं? क्या जो हुआ है वो सही हुआ है? देखिए, सही तो नहीं कोई मानेगा कि सही हुआ है। एक चीज तो बस ये इस बात से है कि बुरे काम का बुरा नतीजा है, सही कोई नहीं मानेगा, लेकिन जिस हालात में वो काम हुआ है सबसे बड़ी बात है जांच होगी तो जांच में पता चलेगा, और उनको तुरंत ले लिया गया। उनके क्या आगे उनके बयान आते हैं, क्या वो कहते हैं, कैसे हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अचानक ये हुआ है, इसीलिए पता ही नहीं चला किसी को, क्योंकि मीडिया की वर्दी है, वो लोग मीडिया के लेकर आए थे, मीडिया का अपना बैंड लेकर आए थे, इस वजह से
और इतनी बाकी सुरक्षा तो पूरी थी, और सुरक्षा का एकदम से अचानक मीडिया के उसमें आकर एकदम से इस तरह से कर देना अचानक, पता ही नहीं चला। कोई क्लिप तो सबने देखी है, क्लिप हम लोगों ने भी देखी है, उससे साफ साफ पता चलता है कि कोई मतलब सोची समझी अचानक ही उन्होंने ये काम किया, क्योंकि पहले से तय था। इसलिए उन्होंने अचानक वहाँ पे आके ऐसा, उनकी मीडिया के साथ जाके ऐसा काम करेंगे, ये उनकी जिससे किया उसकी प्लानिंग पहले से होगी, लेकिन ये है कि अचानक हो जाने के कारण जो है मैम, लेकिन इससे पहले हम पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे थे और वो ये मानते हैं कि सुरक्षा घेरे में चूक हुई है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हमने जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था उस वक्त देखा था कितनी सिक्योरिटी वहां पर थी, और मीडिया से भी जब बात करवाई जा रही थी तो या तो वैन के अंदर बैठ के बात हो रही थी या फिर पुलिस की सुरक्षा घेरे में हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एकदम फ्री छोड़ दिया गया, एक रिलैक्स मोड में पुलिस नजर आ रही थी, जिसका फायदा इन्होंने उठाया। नहीं, रिलैक्स मोड पे ऐसे, क्योंकि रात का समय था, कुछ ऐसा था नहीं कि मतलब इस तरह से उसको मतलब सुरक्षा, बाकी सुरक्षा तो थी लेकिन इस रात का समय था और बिल्कुल फ्री इसलिए थे कि कोई ये सोच नहीं सकता था ना कि अचानक इसमें आके हमला हो सकता है, ऐसी कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अचानक जब ऐसा हुआ लेकिन है पूर्व डीजीपी तो ये मानते हैं, जो डीजीपी हैं, माफ कीजिएगा, वो ये कहते हैं कि हमें पता था, हमें एहसास था कि उन पर हमला हो सकता है। जब आपको पता था, आपको भनक थी कि इस बात की, तो फिर सिक्योरिटी कड़ी होनी चाहिए थी, चाहे रात के वक्त या दिन के वक्त। हमला हो सकता, देखिए हमला हो सकता है, ऐसा तो नहीं था कि हमला हो सकता है, सिक्योरिटी पूरी रहती है। हाँ, ये जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा प्रशासन थोड़ा सा इस मामले में हल्की सी लापरवाही रहेगी कि एकदम से भनक नहीं पाए, एकदम से उनको ये कर नहीं पाए, कि वो समझ नहीं पाए कि क्या हो गया अचानक। ये सब चीजें तो सामने आ ही रही है, इसीलिए तो उनको निलंबित किया गया, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको सबको निलंबित कर दिया गया। अब क्या उम्मीद करते हैं मैम, किस तरीके से कार्रवाई होगी अब इस पूरे मामले पे, क्योंकि जो तीन आरोपी हैं, अब उन पर भी अगली तरफ से ट्रायल होगा। बिल्कुल, अब यह बात सही है कि इससे पूरी जांच से ही पता चल पाएगा कि क्या होगा, और जांच हो रही है। आप समझ लीजिए कि कोई भी हो, अपराधी कोई भी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार है, छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें जो भी हुआ है उसको कायदे से इसकी जांच होगी, जांच के बाद पता लगेगा कि कैसे। जी, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि जिस तरह से कि अब उसका अतीक का काफिला निकला करता था तो 30 से 40 गाड़ी उसके साथ हुआ करती थी, लेकिन जब मीडिया से रूबरू होने का समय आया तो 30 कांस्टेबल या 30 सिपाही उसके साथ नहीं थे। उस समय निश्चित तौर पर कहेंगे तो पुलिस विभाग की बहुत बड़ी चूक थी, और सुरक्षा व्यवस्था में जो सेंध लगी है उसका पूरी तरह से फायदा उठाया गया है। चूंकि जो तीनों आरोपी थे, जैसी जानकारी मिली है कि पहले से एकदम मौका मुआयना वो कर चुके थे, लगातार उनका प्रयास जारी था कि किस तरह से घटना को अंजाम देना है। जब हमने आज गांव में जाकर बात करनी चाहिए, लोगों के से बात करी, उसके पड़ोसियों से बात करी, तो उनका साफ तौर से कहना था कि ये आतंकवादी के रूप में जो एक नया चेहरा था, आतंक का नया चेहरा अतीक था, तो उसका जो खात्मा हुआ तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह से कि दूसरे एक और उसको आतंक का नाम एक और सनी के रूप में सामने आया, तो ये बात थोड़ा सा उनको हजम नहीं हो रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि छोटा मोटा अपराधी था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े माफियाओं का इसको भी संरक्षण प्राप्त है, तब जाके इतनी हिम्मत जुटा के इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप, मनोज यादव सपा नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। जी धन्यवाद। जी सर, जो कल हुआ है, कल रात 10:30 बजे अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी जाती है पुलिस घेरे के बीच से, और वो भी मीडिया के भेस में पहुंचे वो लोग, क्या कहेंगे इसकी पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? आपको शायद वो तस्वीरें ना मिली हूँ, लेकिन जो तिवारी है लड़का, उसकी तस्वीरें स्मृति ईरानी के साथ बंद मीटिंग के कमरे की है। खुद की सेल्फी उसने ली है और स्मृति ईरानी की सामने बैठी। बीजेपी का गुंडा था और योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन कर रहा था। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर गाड़ी पलटेगी तो गूगल से पता चल जाएगा, अमेरिका से अगर आप पूछोगे, तो गाड़ी नहीं पलटाई। योगी आदित्यनाथ ने अपने गुंडों को भेज के विधानसभा में जो उन्होंने बयान दिया था कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, उस वाले शब्द पे ज्यादा फोकस किया और योगी आदित्यनाथ ने उनको मिट्टी में मिलवा दी। ये जो हत्या हुई है वो किसी गिरोह के व्यक्ति नहीं है, और अगर उस गिरोह को परिभाषित किया जाएगा तो मैं आपको बता दूं उस गिरोह का नाम भाजपा और आरएसएस है।
अच्छा और सर, आप उसके ये कहते सरगना हैं कि वो बीजेपी के गुंडे हैं, तो अतीक अहमद कौन था सर? अतीक अहमद को किसने संरक्षण दिया? जब आप लोगों से ये बात कही जाती है तो आप उस बात को नकार देते हैं और ये कहते हैं कि जो माफिया है उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, किसी राजनीतिक दल को वो नहीं आते। तो फिर ये जो लोग थे जिन्होंने अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या की, वो किसी एक पार्टी के कैसे हो गए सर? आप मुझे ये सवाल पूछ रही हैं कि मैं जवाब दूं कि कल के हत्यारे कौन थे, किस पे जवाब दूं, या जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में जवाब दूं? अगर आप बीजेपी का प्रोटेक्शन मैं सिर्फ करना चाहती काउंटर हैं कर रही हूँ तो इस बात पर कि आप दो माफिया ही तो हैं, एक माफिया समय के साथ माफिया बना और दूसरा अभी जुर्म की दुनिया में उसने कदम रखा है जो आगे चल के माफिया बन सकता है, उसको आप कहते हैं कि बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। सुनिए सुनिए, इसको बीजेपी का अतीक अहमद कह सकते हैं, जिसने पुलिस के सामने 17 पुलिस वालों के सामने मीडियम के कई दर्जन कैमरों के सामने जिसने इस तरह गोलियां चलाई, उसको मैं बीजेपी का अतीक अहमद कह दे रहा हूँ। और ये बात कहते हुए हमें कोई गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी में अतीक पिछले 1.5 दशक से नहीं, और ना हमने लिया, उसने कई बार कोशिश की कि वो समाजवादी पार्टी से उसको टिकट मिल जाए। 1.5 दशक हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2010 से ही उसको किनारे कर दिया था, 10 और आज 23 चल रहा है। आप कह सकती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 बार वो अपना दल वाले भी पार्टी से विधायक रहा है। वही अपना दल जिसकी अनुप्रिया पटेल वहां पे मंत्री बनी बैठी है, वही अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। आप सवाल पूछ पाएंगे क्या बीजेपी से? नहीं पूछेंगे ना। और ना बिल्कुल उनसे कोई सवाल पूछेंगे जवाब। सर, आप बिल्कुल हमसे इसलिए सवाल पूछेंगे। जवाब कर अगर रहे हैं। बिल्कुल पूछेंगे सर, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बनता है कि कोई भी अगर माफिया पनप रहा है, अगर आगे चल के वो अतीक बन सकता है तो उसे पनाह क्यों दी जा रही है या क्यों देनी चाहिए, ये हम सवाल जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा जो आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल ये है कि आप इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सही हुआ, इतने दशक का जो आतंक था वो खत्म हुआ, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। कौन से दहशत का आतंक था? आपको पता है उमेश पाल की हत्या कराने में किनका हाथ है? उसमें अतीक अहमद का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी के मंत्रियों का हाथ है उसमें, नंद गोपाल नंदी का हाथ है, केशव प्रसाद मौर्य का हाथ है। अरे तह तक जाइए, इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे जाके पूछिए तो लोगों से, सब बता देंगे। पैसे का विवाद है, जमीन का विवाद है, ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। बीजेपी ने एक नया तंत्र स्थापित कर दिया पूरे देश में, और भारत को जो पहचान दी है, ये खबर आपके एचएनएन न्यूज 24/7 तक नहीं है, ये खबर बीबीसी पे भी है, और ये खबर टाइम्स न्यूज है उस पे भी है। दुनिया के हर कोने में ये खबर है कि भारत में एक धर्म के खिलाफ, एक धर्म के लोगों के खिलाफ, चाहे वो माफिया हो चाहे वो आम आदमी हो, उसको भी जय श्री राम बोल के पीट पीट के मार डाला जाता है। ये बात छोटी नहीं है, और मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, ये बातें रख रहा हूँ, नंबर सबका आएगा। परसों ही तो शाहजहांपुर में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना हैं, उनके मित्र की फैक्ट्री में एक शिवम श्रीवास्तव को बीजेपी के गुंडे बांध के मार देते, वीडियो वायरल कर देते, वो व्यक्ति मर जाता है। समाजवादी पार्टी का छात्र नेता था हेमंत यादव बलिया का, 4 दिन पहले उसको बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के सजातीय गुंडे स्कूल के बाहर परीक्षा देके निकल रहा था, पीट पीट के मार डालते हैं। आप ये मत समझिए कि कोई बच जाएगा। जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसमें नंबर सबका आएगा। जो सरकार से सवाल पूछ लेगा नंबर उसी का आ जाएगा। आप मत सोचिएगा कि कोई बच जाएगा। हाँ, या तो अंग्रेजों की तरह जैसे गुलामी की जाती थी वैसे सरकार की गुलामी करिए। आपके लिए मेरे लिए कोई स्पेस नहीं होगा। अगर मैं ज्यादा तीखे सवाल पूछ लूंगा तो कल मुझे भी कोई पत्रकार बन के बीजेपी के मुख्यमंत्री जी भेज देंगे और मेरे भी कनपट्टी पे गोली सटा के मार दी जाएगी मुझे को। ये भी बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की प्रवृत्ति आपराधिक है। वो आपराधिक तरीके से बात करते हैं, सदन से लेकर सड़क तक वो ठोक देने की बात करते हैं, वो मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं। संविधान की शपथ लिए सोचा है कि आपने नहीं ली संविधान की शपथ, उसके बावजूद भी आप अपनी ड्यूटी में बहुत सोच समझ के सवाल पूछते हैं कि किस भाषा का इस्तेमाल करना है। एक मुख्यमंत्री किसी भाषा का इस्तेमाल, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ये बात हमसे आपसे छिपी नहीं है।
इसको नाइजीरिया बनाया जा रहा है, इसको तालिबान बनाया जा रहा है भारत को, सिर्फ ये कह के कि हम हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं। अब आगे की हमारे क्या संविधान कार्रवाई की उम्मीद आप रखते हैं सर? आपने इतना मैं ये मान के चलता हूँ, आपने अपनी बात रखी है, पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी है, और आपने कहा है कि आगे आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आगे आने वाले समय में क्या उम्मीद करते हैं सर? इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, शिवम श्रीवास्तव बीजेपी का आउटर था, उसका दोस्त इतना था, उसने अपने मालिक की फैक्ट्री में कुछ हेरा फेरी कर ली। अमूमन ये बहुत लोग करते हैं, क्या बैठा आईएएस नहीं रिश्वत ले रहा है क्या? वो सरकार के साथ हेरा फेरी नहीं कर रहा है क्या? जो ठेकेदार सड़क बनवा रहा है वो हेरा फेरी नहीं कर रहा है क्या? तो उसको बांध बांध के मार दिया जाएगा क्या? ये बात मैंने इसलिए उदाहरण बताया है, बचेगा कोई नहीं। अगर आपने कुछ भी कर दिया और किसी के मूड में आ गया कि नहीं मुझे तो मारना है, तो फिर वो मार देगा। कानून का राज कहाँ रहा? अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संगठित अपराध को हमने उत्तर प्रदेश में खत्म किया, तो मैं घटना से शुरू करता हूँ। हाथरस की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ था, इस प्रदेश की पुलिस ने उसको सिंगल रेप में कन्वर्ट किया और उसके सारे अपराधियों को बचा दिया, सिर्फ एक को सजा होने दी। जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा के बीजेपी के मंत्री का बेटा दोषी था, उसको जमानत मिल जाती, उसका एनकाउंटर नहीं होता है। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, ये संगठित अपराध नहीं था क्या? जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, क्या संगठित अपराध नहीं था क्या? सिर्फ योगी आदित्यनाथ का एक जिसे कहते हैं ना पुतला खड़ा किया जा रहा है कि हाँ योगी आदित्यनाथ बड़े सशक्त मुख्यमंत्री हैं। इनसे कमजोर और इनसे अज्ञानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दूसरा नहीं हुआ, किसी भी दल का रहा हो। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, समय सबका बदलता है, लेकिन हम फिर कहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से अपील करेंगे, मत बहकिएगा, मत लड़िएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे। इस सरकार की तो मंशा यही है कि किसी तरह हिंदू मुसलमान हो जाए और उनकी सरकार बरकरार रहे और उनके 24 में भी प्रधानमंत्री बैठ जाएं और वो अत्याचार करते रहे, वो भ्रष्टाचार करते रहे। मैं अपील करूंगा देशवासियों से, समाजवादी पार्टी भाईचारे की बात करती है, कोई धर्म छोटा, कोई बड़ा, कोई अच्छा, कोई खराब नहीं होता है। सबके मानने वाले अलग अलग लोग होते हैं। गुंडा यादव भी होता है, गुंडा ठाकुर भी होता है, गुंडा पंडित भी होता है। बताओ लवलेश तिवारी कौन था? पंडित ना, क्या किया जाए? उसको आतंकवादी में कह दूं? पुलिस वालों ने मरवा दिया, योगी आदित्यनाथ ने मरवा दिया और उससे कह के मरवा दिया। लेकिन जो मैसेज दिया है वो पूरी दुनिया में गलत गया है। और मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल से, सीधे सवाल पूछिएगा, मत पछताइएगा, नहीं पीढ़ियां हमारी माफ नहीं करेंगे हमको। कि जब एक सरकार अत्याचार कर रही थी, संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी, तब हमारे पीढ़ियों ने सवाल नहीं पूछा उससे, जिसकी वजह से इतना नुकसान हो गया। जरूर सवाल पूछिएगा, मेरा अनुरोध है। कोशिश हमारी यही रहेगी सर, इस मुद्दे पर जितने सवाल किए जाएं हम उतने करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे संवाददाता संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ